बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट में क्या एक ऐसा फैक्टर है जिसको शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जब आप प्लॉट ख़रीदने जाते हैं या कोई बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि यार कौन सी बिल्डिंग अच्छी है, कौन सी सोसाइटी बेहतर है, कहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ़ है, ये लोकेशन अच्छी है या नहीं है, इस बिल्डिंग के अंदर सोसाइटी के अंदर अमेनिटीज़ अच्छी हैं या नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि आपकी इस इन्वेस्टमेंट के पीछे जो है वो क्या डिसिप्लिन और इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी या नहीं होगी। अपने जितने भी रियल एस्टेट का मेरा एक्सपीरियंस रहा, हमने वी हैव डेल्ट हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, और हमने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जी के रियल एस्टेट मैनेजमेंट शायद एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रैदर देन बाकी सारे एस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर आप वाकई पैसा कमाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट और अपने रियल एस्टेट डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जितनी मर्जी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें, आप उसमें पैसा नहीं कमा सकेंगे। इसमें मैं आपको दो एग्जांपल्स कोट करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहली एक एग्जांपल है कि एक मुझे क्लाइंट का मुझे फ़ोन आता है पिछले 1 महीना 1.5 महीना पहले। वो मुझे बताते हैं कि जी कि मेरे पास मुल्तान के 2 प्लॉट्स थे, और जब लाहौर की मार्केट ऊपर जा रही थी, मुल्तान की मार्केट ऊपर नहीं जा रही थी, और मैं वरी हुआ कि मुल्तान शायद गेन नहीं करेगा। और मुझे जो मैंने अपना इनिशियल कैलकुलेशन की या अपना मैनेजमेंट या मेरे जहन में जो प्लान था वो मुझे लगा कि वो शायद गलत है, और मैंने जनवरी फरवरी में मुल्तान के अपने प्लॉट बेचे और मैंने लाहौर में इन्वेस्ट करने की कोशिश की। बाय द टाइम मैं लाहौर में वो पैसे बेच के आया तो मुल्तान की प्लॉट में इस वक्त इतना गेन नहीं था। एवरेज एवरेज 10 से 15 लाख उनको उस वक्त बच रहा था, और लाहौर में उस वक्त तक तकरीबन 70-80% गेन, आपको याद हो, इसी साल फरवरी मार्च तक हो चुका था। अब जब वो लाहौर मार्केट में आते हैं और लाहौर मार्केट में वो चीज़ लेते हैं तो लाहौर मार्केट में 10-15%, 20% उसके बाद गेन ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद लाहौर मार्केट के अंदर भी गेन जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसी टाइम फ्रेम में जो फरवरी से आप समझ लें जून तक का जो टाइम फ्रेम था, इसके अंदर मुल्तान जो है वो ऑलमोस्ट 100% जंप कर गए। अब ये जो जंप था ये बेसिकली वो अपने डिसिप्लिन और अपने मैनेजमेंट की वजह से, जिसको वो उन्होंने इसको मिस कर दिया। लाहौर को पहले उन्होंने मिस किया क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट मुल्तान में थी, मुल्तान से निकल के वो भागे और लाहौर में आए, और लाहौर में आकर ये चीज़ मिस हो गई। दिस इज वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रियल एस्टेट डिसिप्लिन एंड मैनेजमेंट। इसी तरह की एक एग्जाम्पल और मुझे मिलती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2018 या 19 की बात है, एक क्लाइंट हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने टी ब्लॉक का एक प्लॉट था, दे वांटेड टू सेल इट। फेज़ 8 की बात मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपको एग्जांपल्स, एक्चुअल एग्जांपल्स दे रहा हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स कि जी फेज़ 8 में हमने प्लॉट लिया 2016 के अंदर, हमने 2 करोड़ का, 2 सवा 2 का लिया था, लेकिन अभी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, 2019 हो गया है। और इस केस में उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, और उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह पे डाल दी जिसके अंदर एक किटी के अंदर वो चले गए पैसे। और अब जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उनका जब मार्केट में गए तो वो प्लॉट एक 60, 55, 60, 65 इसके करीब बिक रहा था। उन्होंने 50-60 लाख रुपए नुकसान किया, अपना प्लॉट बेचा, जो उनकी ज़रूरत थी उसको पूरा किया, और उसके एग्जैक्टली 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद वो प्लॉट आज 3 करोड़, सवा 3 करोड़, 3.5 करोड़ रुपए का है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है बैड रियल एस्टेट मैनेजमेंट। आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो पुअर थी, और फेज 8 बुरा नहीं था, जो आपने उसके बारे में प्लानिंग की, जो आपने उसको मैनेज करने की कोशिश की, वो टेक्निकली गलत थी। आपको पता होना चाहिए कि मेरी कल को क्या ज़रूरतें मुझे पड़ने वाली हैं और उसके मुताबिक मुझे कितने पैसे कैश चाहिए, और मैं रियल एस्टेट के अंदर इस वजह से इन्वेस्ट ना करूं क्योंकि
मेरे पास अगर होल्डिंग पावर की मुझे प्रॉब्लम आ सकती है किसी वजह से, तो मुझे जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो ये दो मैंने आपको क्लासिक एग्जांपल्स दी, मुख्तलिफ सिनेरियोज थे। इसके अलावा बेतहाशा सिनेरियोज हैं जो हमने 2017 से लेकर 2020 तक हमने देखे और लोगों को पैनिक होते हुए देखा। वो प्रॉपर्टी उन्होंने एक जगह पे बाय की, लेकिन उस जगह के ऊपर रेट नहीं बढ़ा, दूसरी जगह पे बढ़ना शुरू हो गया। वो पैनिक आउट हो गए कि ओहो मेरी जगह नहीं बढ़ी, ये बढ़ रही है। हालांकि उनको ये अंदाज़ा गलत था उनका, क्योंकि हर जगह का, हर सोसाइटी का, हर फेज़ का एक अपना वक्त है। वो अपने वक्त के ऊपर, और वो वक्त आप और मैं अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन उसको हम जो है माइक्रो मैनेज करके उसको 100% एक्यूरेसी उसमें अचीव नहीं कर सकते। तो 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, साल का फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर आपकी इनिशियल प्लानिंग, इनिशियल स्ट्रेटेजी और आपका जो इनिशियल असेसमेंट है वो ठीक थी, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ लॉयल रहें, उसके साथ कंसिस्टेंसी रखें और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर और उसकी टाइमलाइन के ऊपर फोकस रखें। सो हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये बात मानी जा सकती है कि जी कि आपकी इन्वेस्टमेंट ने लेट ग्रो किया। इसका मतलब यह है कि दूसरी इन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन बेहतर साबित हो गई, लेकिन एज ऑफ 6 मंथ्स डाउन द रोड आप दोनों की इन्वेस्टमेंट्स एट पार हो गई हैं दोबारा से। तो इसका मतलब ये है कि जी कि आपका आइडिया और चीज़ें ठीक थी, और ठीक है ऊपर नीचे थोड़ा सा टाइम पीरियड हो सकता था आपकी इन्वेस्टमेंट पहले जल्दी ग्रो कर जाती, दूसरी इन्वेस्टमेंट रुक जाती। इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो आप पैनिक मत हो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो स्ट्रेटजी बना के, प्लान बना के, चाहे आप बिल्डिंग में कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग में इन्वेस्ट करते हैं, आपको उसको प्लान है कि इसको मैं 2 सालों में या 2.5 सालों में या ग्रे स्ट्रक्चर की कंप्लीशन पे इसके अंदर पैसे ऐड होंगे और उसके बाद मैं इसमें से एग्जिट लूँगा। और लेकिन आप हाफ वे थ्रू या उसके अंदर जो है उसके शुरू में जाके अगर आप पैनिक आउट कर जाएंगे तो वो उसका टाइम फ्रेम नहीं होगा सेल करने का, और अल्टीमेटली आप माइनस में या नुकसान में या बगैर प्रॉफिट के आप अपनी चीज़ बेच के एग्जिट ले रहे होंगे। सो मेरे ख्याल में अगर आपने अच्छी लोकेशन, सोसाइटी, चीज़ें डिसाइड कर दी हैं, तो आपके प्रॉफिट को और या आपके लॉस को डिफाइन करने वाला जो एक मेजर एलिमेंट होगा वो है आपका रियल एस्टेट डिसिप्लिन और उसकी मैनेजमेंट। इसीलिए इमलाक आपके लिए लाया है 1 करोड़ चैलेंज, जिसके अंदर हम आपकी मदद करेंगे और ये मैनेजमेंट और ये डिसिप्लिन आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे और आपको वक्तन फ़वक्तन आपकी हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको ये गाइडलाइन देंगे ताकि आप इस तरह के गलत डिसीजन करने से बचें। आपको पास अपनी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी में कर रहे हो, आपके पास क्लियर हो कि यार इस पैसे को मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास कैश इन हैंड अलहदा होना चाहिए। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे केसेस हैं, वो आपके पास होगा तो आपकी प्रॉपर्टी आपको एक अच्छा रिटर्न देगी। और अगर आपने सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया और कल को आपको कारोबार में ज़रूरत पड़ी और उधर से पता चला कि रियल एस्टेट थोड़ी सी रुक गई है, करेक्शन में चली गई है और शायद उसको 4-6 महीने लगे करेक्शन से निकलते हुए, और आपको 4-6 महीने का टाइम ना हो और आपको 4-6 महीने में 10-20% नुकसान करा के बाहर चले जाएं, तो आई मीन दैट इज़ नॉट द केस ऑफ रियल एस्टेट। द प्रॉब्लम रियल एस्टेट नहीं थी, प्रॉब्लम आप थे जिन्होंने उसको सही तरह से मैनेज नहीं किया अपनी इन्वेस्टमेंट को, और उस नुकसान के ज़िम्मेदार ना मार्केट है, ना उस नुकसान के ज़िम्मेदार प्रॉपर्टी है, ना उस नुकसान के ज़िम्मेदार कोई DHA है या फेज़ है या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। उस नुकसान के ज़िम्मेदार खुद आप हैं। और अगर आप एक कामयाब इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा। अदरवाइज रियल एस्टेट क्या, आप किसी भी कारोबार में कामयाब नहीं हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई विल रेकमेंड कि आप इसके ऊपर ज़रूर सोचें, आप ज्वाइन करें हमारा चैलेंज, और इंशाल्लाह ताला वी विल मैनेज योर पोर्टफोलियो विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।